नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में लोकसभा का चुनाव का शोर खत्म हुआ है। विधानसभा उपचुनाव की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। 5 विधानसभाएं हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं। विधायक सांसद बन गए हैं। दौसा, झुंझुनू, खीमसर जो नागौर की सीट है, तो इन सीट पर कुल मिलाकर बांसवाड़ा में राजकुमार रोत हैं, वो सांसद बन गए हैं। उनकी 84 सीट खाली हो गई है, जो कि उनकी विधानसभा का नाम है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है, हरीश मीणा जो कि टोंक से निवाई से विधायक हैं, उनकी सीट खाली हो गई है। अब सवाल ये है कि जो 5 सीट है, इन पांचों ही सीट पर कांग्रेस को अभी जो सफलता मिली है और कांग्रेस अलायंस यानी इंडिया गठबंधन को जो सफलता मिली है, उसके बाद विधानसभा में बीजेपी के लिए ये 5 सीट आसान नहीं है। पांचों सीट मुश्किल में है, क्योंकि पांचों ही सीट पर सांसद के रूप में अगर हम देखते हैं तो बीजेपी को सफलता नहीं मिली है। ऐसे में दौसा, झुंझुनू, खीमसर जो कि नागौर में है, राजकुमार रोत की 84 जो कि वाप पार्टी को गई है, ऐसे में बीजेपी के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 11 लोकसभा सीट हारने के बाद 5 विधानसभा सीट पर कैसे, कौन सी रणनीति के तहत काम करेंगे, और केंद्रीय नेतृत्व सारी सूचनाओं से अवगत होते हुए, जानते हुए, सारे समीकरण को समझते हुए कैसे इसे आने वाले समय में, इस अगले 20 दिन में, क्योंकि आज तारीख 19 हो चुकी है, 10 तारीख को चुनाव है, अगले 20 दिन में ऐसी कौन सी रणनीति बनेगी कि बीजेपी के लिए यहाँ कुछ तस्वीर जो है थोड़ी अलग हो। कांग्रेस और बाकी जो अलग दल है राजस्थान में, चाहे वो भारत आदिवासी पार्टी हो, चाहे फिर वो आरएलपी हो, हनुमान बेनीवाल हो, ये दो अपने विधायक, एक एक विधायक दोनों के, आरएलपी का तो एक ही विधायक था, ये अपना विधायक बचा पाते हैं या फिर कुछ और गणित यहाँ पर काम करता है। काफी दिलचस्प होगा इन 5 सीट पर मुकाबला। समझने की कोशिश कर रहे हैं तस्वीर इस वक्त क्या कह रही है। हमारे साथ कर्णवीर राजपुरोहित कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, दीपक शिमल वरिष्ठ पत्रकार बांसवाड़ा से हैं, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, ऋषभ शर्मा दौसा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और राजेंद्र बागड़ी वरिष्ठ पत्रकार टोंक से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत दीपक श्रीमाल जी आपसे करना चाहूंगी। बांसवाड़ा, राजकुमार रोत सांसद बन गए, उनकी सीट खाली हो गई है विधानसभा में। क्या तस्वीर इस वक्त आपको नजर आ रही है? एक तरफ राज्य में बीजेपी की सरकार है, दूसरी तरफ भारत आदिवासी पार्टी की नई युवाओं की ताकत है, क्या होगा? जी मीना जी, बहुत अच्छा सवाल है। और ये सबसे ज्यादा पेचीदा बांसवाड़ा का मामला आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ लोकसभा चुनाव में भी कथित तौर पर गठबंधन हुआ था बाप पार्टी का और कांग्रेस का, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी मैदान में था। उसके पहले भी मैं आपकी नजर उधर, सभी को पता होना चाहिए कि एक समय ऐसा आया था डूंगरपुर जिला परिषद चुनाव के अंदर भाजपा और कांग्रेस पार्टी ने समझौता कर लिया था। अभी जो बाप पार्टी जिस तरीके से सामने उभर कर आई है, तो निश्चित रूप से युवाओं के अंदर काफी जोश है, और उस जोश के चलते कोई भी निर्णय लेना राजकुमार रोत के लिए भी इतना आसान नहीं है। अब हाई कमान कौन होता है, तो बाप के अंदर हाई कमान का अभी ज्यादा लोगों को कोई पता नहीं है, संगठन क्या है क्या नहीं है। लेकिन कांग्रेस की तरफ नजर डालते हैं तो यहाँ पूर्व सांसद रहे ताराचंद भगोरा, वो एक मजबूत प्रत्याशी हो सकते हैं, लेकिन जन आधार के मामले में उन्होंने भी अपना जन आधार खो दिया है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर हम लोग देखें, दीपक जी, दीपक जी सवाल ये है, विधानसभा में कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी अलग अलग खड़े होंगे? वापस जुड़ेंगे दीपक शिमल जी के पास। ऋषभ जी, आपको दौसा में क्या तस्वीर दिख रही है? मुरारी मीणा सांसद बन गए हैं, मुरारी लाल मीणा, सीट उनकी खाली हो गई है। ऐसे में वहां पर इस वक्त तस्वीर आपको क्या नजर आ रही है? क्योंकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का एरिया है और बीजेपी की सरकार है, लेकिन सांसद कांग्रेस का चुना गया है, तो विधानसभा में क्या होगा? देखिए मीना जी, कि मैं
भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन जो सच है वो सच है। मैं यहाँ पर अपनी पार्टी का पक्ष नहीं रखते हुए, जो सच्चाई है, जब अपन डिबेट पे बैठे हैं तो सच बात जो होगी वही बोलनी पड़ेगी। तो हकीकत बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब तक किसी नए चेहरे को यहाँ पर टिकट नहीं देती है, पिछली बार उन्होंने यहाँ से शंकर लाल शर्मा जो 50,000 वोट से बीजेपी से हारे पिछली बार, उनको रिपीट किया और फिर वो दूसरी बार मात खाई और 32,000 वोटों से फिर हारे हो। और लोकसभा के अंदर कन्हैयालाल मीणा को टिकट दिया जो पिछले 3 चुनाव हार चुके हैं, उन पर दाव खेला। तो ये भारतीय जनता पार्टी कैसे टिकट फाइनल करती है मुझे नहीं पता, क्या सोच के फाइनल करती है मुझे नहीं पता। पुराने चेहरों पर दाव खेलती है जो हारे हुए हैं, नए चेहरों को, युवा चेहरों को आगे नहीं ला रही है। तो जब तक बीजेपी को 2 साल अब के नए अंदर नया सिरे और से युवा चेहरा सोचना नहीं होगा। आएगा, बीजेपी को इस चुनाव में जो समीक्षा हुई लोकसभा चुनाव की, उसमें भी ये बात सामने आई कि सीट जो है, जो टिकट है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, टिकट वितरण सही नहीं हुआ, सही कैंडिडेट्स नहीं उतारे गए। और आप क्योंकि बिल्कुल दौसा से बिलोंग करते हैं और आप खुद इस बात को समझ रहे हैं कि दौसा में भी अब बिल्कुल। कैंडिडेट सही, अब सही कैंडिडेट कौन होगा? ऋषभ जी, सही कैंडिडेट कौन होगा? सही कैंडिडेट कौन हो सकता है इस अगर वक्त? किसी युवा नए चेहरे को टिकट देते हैं ये उपचुनाव के अंदर, तो निश्चित रूप से उसकी जीत होगी। लेकिन अगर ये पुराने चेहरों को, बार बार हारे हुए ऋषभ चेहरों जी, को ये बात हो गई, ठीक है। नए चेहरे में कौन आपको नजर आता है जिसमें पोटेंशियल है, जिसको लेकर पार्टी में सहमति बन सकती है? देखो, ऐसे तो कई चेहरे हैं, मैं नाम तो यहाँ किसी का लूंगा नहीं, बट मेरा कहना यही है कि नया और युवा चेहरा को टिकट देंगे तो जरूर जीत मिलेगी। जी, तो कितने चेहरे हैं ये भी एक सवाल है। हर राजनीतिक दल के पास अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में चेहरों की भी किल्लत है, एक बात ये भी है। तो ये जो बात, ऐसा नहीं है। दौसा से मैं भी पिछले 2 बार से टिकट मांग रहा हूँ और मेरे जैसे कई युवा टिकट मांग रहे हैं, उनको टिकट दरकिनार किया कि उन्होंने मेहनत भी करी, बहुत मेहनत करी, 10 साल से हम फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वही पुराने घिसे पिटे चेहरों को टिकट दिया जाता है और कांग्रेस जीत जाती है। जी, तो आप प्रयास करिए, ताकत लगाइए, आपको टिकट मिले। मैं दीपक जी आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन उससे पहले करणवीर सिंह राजपुरोहित जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। इस वक्त सवाल ये है, 2 सीट ऐसी है करणवीर सिंह जी जिस पर कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या अलायंस के साथ में, 84 और खींसर? मीना जी, करणवीर सिंह राजपुरा नाम है, राजपुरोहित नहीं, पहले तो मैं शुद्धि कर देता हूँ इसमें। जी। कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन के साथ राजस्थान में चुनाव लड़ा उन्होंने, और हमारी कोशिश रहेगी इंडिया गठबंधन के साथ ही हम आगे भी चुनाव लड़े। अब ये देखने लेकिन वाली हनुमान बेनीवाल बोल चुके हैं अकेले चुनाव लड़ेंगे। हनुमान बेनीवाल जी अपनी पार्टी के स्वयं मालिक है, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी होगी, परंतु हमारी पार्टी ने भी इस मामले में कोई विशेष इस तरह का कोई बयान दिया नहीं है। अभी वो तैयारियां चल रही है। अभी 20 जून को हमारी मीटिंग होगी, उसके अंदर तय किया जाएगा और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सतत प्रक्रिया के तहत उन उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा जो जीती हुई सीटें हैं कांग्रेस की, उनको वापस पुनः रिपीट कर सकें। जी बिल्कुल ठीक है। दीपक जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी कि उसके बाद श्याम जी आपके पास आ रही हूँ। दीपक जी, कांग्रेस और बाप पार्टी साथ होंगे, अलग अलग होंगे? करणवीर जी का कहना है कि साथ होंगे, लेकिन हनुमान बेनीवाल पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। राजकुमार रोत की क्या समझ में आ रही है वहां पे स्थिति? जी, करण सिंह राजपुरा जी जो भी कह रहे हैं वो पार्टी का, जो कहते हैं ना, कई बार आता है कि ये इनका पर्सनल बयान है, क्योंकि बांसवाड़ा की स्थिति आप समझे कि पूरे प्रदेश में कहीं गठबंधन नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस और बाप पार्टी का सिर्फ बांसवाड़ा में गठबंधन हुआ और कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव मैदान में था, हाथ का निशान बैलेट पेपर के ऊपर था। तो कैसा समझौता था ये राजपुरा जी समझ में नहीं आता, और आगे क्या समझौता होगा समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं एक चीज बता रहा था आपको, पहले जब जिला परिषद के चुनाव हुए डूंगरपुर में, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस शामिल हो गई, एक हो गई थी। तो इस जिले की स्थिति बड़ी विचित्र है। और अभी बाप पार्टी जिस गति से सामने आई है, युवाओं का रुझान एक तरफा आप देख सकते हैं। तो एक तरफा सीट निकल जाएगी राजकुमार रोत की विधानसभा में? जो भी कैंडिडेट खड़ा करेंगे, कौन कैंडिडेट हो सकता है?
जी मीना जी, मैं बताना चाहूंगा कि बाप पार्टी के अंदर तो नए चेहरे की तलाश है और नए चेहरा ही कोई होगा, क्योंकि अब दावेदार बहुत हो गए। जब राजकुमार जी बन सकते हैं तो दूसरे युवाओं में भी है कि वो भी बन सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ देखते हैं तो वहां पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा है। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखते हैं तो सुशील कटारा पूर्व मंत्री रहे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के संगठनों में भी रहे हुए हैं। तो इस तरह से दिखते हुए तो दो नाम तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए 84 विधानसभा में कितनी उम्मीदें हैं दीपक जी? जी, आप अभी उम्मीद का मीरा जी अंदाजा लगाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी जो लहर चल रही है यहाँ पे बाप पार्टी की, उस लहर को तोड़ने वाला कोई भी प्रयास न तो भारतीय जनता पार्टी कर पाई है, न कांग्रेस कर पाई है। डूंगरपुर 84 में बीजेपी के लिए अच्छी स्थिति नहीं है, कांग्रेस के लिए भी अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि वहां पर बाप का इस वक्त वर्चस्व है। ऋषभ शर्मा जी ने बताया दौसा में बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वहां पर अभी लोकसभा का चुनाव जीती है, विधानसभा में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। बीजेपी के कैंडिडेट पर निर्भर करेगा कि वो किसको लेकर आते हैं और कितनी ताकत लगती है। करणवीर जी ने बताया खींवसर में वो आरएलपी के साथ जाएंगे, लेकिन आरएलपी के हनुमान बेनीवाल इस बात को अस्वीकार कर चुके हैं। वो बोल रहे हैं कि वो अकेले चुनावी मैदान में है। श्याम सुंदर शर्मा जी, अब एक तो टोंक की सीट बचती है, एक झुंझुनू की सीट बचती है। दोनों सीट पर एक तरह से बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही लड़ाई है, वहां पर कोई तीसरा नहीं है। जब तक कि या तो कोई पार्टी से निकलकर बगावती के रूप में सामने नहीं आए। तो यहाँ पर आपको क्या स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि दोनों जगह कांग्रेस का लोकसभा उम्मीदवार जीता है, लोकसभा से सांसद बना है लोकसभा में। मीना जी, क्योंकि अभी कल ही अधिसूचना जारी करके विधानसभा ने बताया कि सीट खाली हो गई, क्योंकि 6 महीने का टाइम होता है। अभी तो सही बात है, जब सीट खाली हो गई तो उम्मीदवारी जताने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अब देखिएगा कि टोंक सवाई माधोपुर की बात करें या आप झुंझुनू की बात करें, दोनों ही सचिन पायलट के समर्थित लोग हुआ करते थे, दोनों ही विधायक उन्हीं के समर्थित लोग थे। अब देखिएगा कि अगर हरीश मीणा की जगह नमोनारायण मीणा की चर्चा कई बार हो रही है कि नमोनारायण मीणा भी चुनाव लड़ सकते हैं, उनके भाई हैं। पहले टोंक सवाई माधोपुर से वो सांसद भी रहे हैं और उसके अलावा वित्त मंत्री भी रहे हैं। वित्त राज्य मंत्री भी रहे हैं और जीते भी 345 या 358 वोटों से थे, देखिए कर्नल साहब से। तो निश्चित रूप से देखिएगा जिस प्रकार का वातावरण है, जिस प्रकार की स्थिति है, वहाँ सचिन पायलट को निर्णय करना है। वहाँ बहुत ज़्यादा स्थिति नहीं है। लेकिन झुंझुनू की बात करें, झुंझुनू तो पारिवारिक मामला है। वहाँ पर उनकी पत्नी चुनाव लड़ेगी या बेटा चुनाव लड़ेगा, ये तय करना है उसके परिवार को। नया व्यक्ति वहां पर चुनाव लड़ने की स्थिति में मेरे को लगता नहीं है। अब शुभकरण चौधरी ये तो बात हुई कांग्रेस की। बीजेपी नहीं, बीजेपी की बता रहा हूँ कि वहां तो शुभकरण चौधरी वापस से स्वप्न देखने लगे हैं, क्योंकि अब भाजपा ने देखिएगा जिस प्रकार से अग्निवीर वाले मामले में किस परिवर्तन होएगा, क्या होगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन देखिए संतोष अहलावत भी अपने सपने देख रही है कि मैं भी चुनाव लड़ सकती हूँ वहां से। अब देखिए टिकट किसको मिलेगा भाजपा का, ये अभी आसान खेल नहीं है, क्योंकि आपने लोकसभा का चुनाव हाल ही में हारा है और निश्चित तौर पर भजनलाल शर्मा जी की शक्ति परीक्षा हो रही है कि बागीडोरा की सीट भी उपचुनाव पहला चुनाव हार गई है भाजपा। अब तो वो चाहते हैं कि हम किसी तरह से उपचुनाव जीत जाए और सत्ता के बदौलत चुनाव जीत जाए। अब सत्ता के बदौलत चुनाव जीतना आसान इतना खेल नहीं है, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से नाराजगी है अभी मौजूदा स्थिति में, क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव जनता के सहारे लड़ा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता इतने उत्साहित नहीं थे। अब देखिए खुद अगर कैंडिडेट कह रहा हो कि मैं तो मजबूरी में चुनाव लड़ रहा हूँ और उसके बाद वो चुनाव जीत जाता है, वह बात अलग है। देखिए जिस प्रकार की स्थिति, अब देखिएगा जो आप बात कर रहे हैं बार बार कि टोंक सवाई माधोपुर में, देखिएगा कि अब विजय बैसला चुनाव लड़ेंगे या उनकी बहन लड़ेगी, सुनीता बैसला लड़ेगी, या विक्रम जो पहले देखिएगा कि वो कांग्रेस के खिलाफ पायलट के बहुत करीबी माने जाते थे, फिर पासा बदल लिया। तो अब देखिएगा जो स्थितियां बनी हुई है वो तो बड़ी अलग तरह की स्थिति है। इस बार का चुनाव निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी के लिए शक्ति परीक्षण का काम करेगा। वो सपने भी देखते हैं कि मैं अपने बदौलत चुनाव जिता लूंगा।
हाँ, हर मुख्यमंत्री को होता है कि चुनाव उसके नेतृत्व में जीता जाना चाहिए, क्योंकि श्रेय जीतने का मिलता है, हारने का श्रेय लेने के लिए वो तैयार नहीं होता कोई। अभी अभी जो मौजूदा स्थिति में 11 लोकसभा के क्षेत्र हारने के बाद कौन जिम्मेदार है, अभी कुछ तय नहीं हुआ है। अभी तो अभी दिल्ली में रिपोर्ट जानी है, उसके बाद कुछ तय होगा। और निश्चित रूप से जिस प्रकार का माहौल है, जिस प्रकार की बात अभी बार बार कर रहे थे, अभी कह रहे थे कि नागौर से हम तो इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन तो केवल लोकसभा के लिए था, अब आगे विधानसभा के लिए थोड़ी। आप हमेशा ही उसको कहते रहो, इसलिए हनुमान बेनीवाल ने कहा कि भाई इंडिया गठबंधन तो केवल लोकसभा के लिए था, विधानसभा तो मैं अकेला चुनाव श्याम लड़ूंगा। सुंदर जी, ये कल मीटिंग है कांग्रेस ये राजपुरा जी जरा सुन लो ना, क्योंकि हनुमान बेनीवाल कह रहा है कि मेरी बात सुनो, क्योंकि आप हनुमान बेनीवाल कह रहा है कि केवल गठबंधन हमने लोकसभा के लिए किया था, विधानसभा के लिए तो किया ही नहीं, इसलिए ये तो विधानसभा के चुनाव है। और आप देखिएगा जिस तरह से आप भारत आदिवासी पार्टी की बात कर रहे हैं, भारत आदिवासी पार्टी ने तो आपका समझौता माना ही नहीं, उन्होंने तो इनकार कर दिया कि भाई, और कांग्रेस करी थी नहीं नहीं हम तो साथ रहेंगे, क्योंकि चुनाव तो भारत आदिवासी पार्टी जीतने वाली थी, इसलिए वो जीतने वाले के साथ थे। 11 दिन बाद जाकर के देखिए रामलाल जाट ने उनको निलंबित किया, क्यों निष्कासित किया? इसका मतलब कि आपके साथ गठबंधन करने का जो धर्म निभाने की बात थी बहुत देरी से हुई, पता ही नहीं पड़ा लोगों को कि गठबंधन हुआ ही नहीं हुआ। और अभी सही बात है, दीपक जी सही कह रहे थे कि आने वाले समय में क्या 84 की सीट राजकुमार रोध का उत्तरदायित्व जो भी तय करेगा वो जीतेगा। अभी बस सही है, जिस प्रकार डूंगरपुर में जिला प्रमुख के चुनाव को हराने के लिए दोनों पार्टी एक हो गई थी, बीजेपी और कांग्रेस से। अब भील देखिए, भील प्रदेश की मांग और तेजी से उठने लगेगी। अभी तक तो विधानसभा की बात हो रही थी, अब लोकसभा में भी। श्याम सुंदर शर्मा जी, राजकुमार रोध जो है वो उनका अपर हैंड था, इसीलिए उन्होंने ना समझौता किया, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी को उनके साथ आना पड़ा, समर्थन देना पड़ा। उन्होंने जब उनको लगा कि कांग्रेस पार्टी के साथ समझौता हुआ नहीं है, और कहीं क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो सारी कैलकुलेशन के तहत उन्हें समझ में आया कि परेशानी हो सकती है, तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीधे खड़गे जी से अपील की, हमें सहयोग करिए। मतलब कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी की स्थिति ना तो लोकसभा चुनाव में डूंगरपुर बांसवाड़ा में अच्छी थी, ना ही नागौर में। लेकिन अब करणवीर जी का कहना है कि हम बैठक कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के हित में क्या है करणवीर जी? अकेले जाना या साथ जाना? मैंने बताया ना, अभी कांग्रेस पार्टी अपना गठबंधन धर्म निभाएगी और उस चर्चा का विषय है, दोनों दलों से बात की जाएगी, वो साथ आना चाहते हैं नहीं आना चाहते, किन शर्तों पे आना चाहते हैं, वो एक चर्चा का विषय है। वो अभी मैं आपको यहाँ बैठ के और वो क्लेरिफाई नहीं कर पाऊंगा कि किस हिसाब से लड़ेगी, पार्टी का स्ट्रेटेजिकल मूव क्या कहेगा, पार्टी की स्ट्रेटेजिकल नीति क्या रहेगी, उन सबको देख रेख के ही उन उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। बेशक कांग्रेस पार्टी हमेशा मुद्दों पे चुनाव लड़ती आई है और तय किया जाएगा कि उन मुद्दों को बखूबी से कौन प्रत्याशी उठा सकता है, उसका चयन होगा। जी, समझ सकते हैं आपकी स्थिति, आप यहाँ नहीं बता सकते, बल्कि पार्टी बड़े प्लेटफॉर्म पर भी अभी बताने की स्थिति नहीं है। जैसे लोकसभा में राजकुमार रोध से आखिर तक अपने कैंडिडेट को खड़ा कर दिया, उसके बाद उसे बैठने के लिए कहा गया, तो वही स्थिति कांग्रेस पार्टी की आज भी समझ में आती है। और उसका कारण भी जो है वो समझ में आता है श्याम सुंदर शर्मा जी की, आज भी कांग्रेस पार्टी जो है वो तमाम अंतर विरोधों से जो जूझ रही है, उसकी तस्वीर यहाँ पर करणवीर जी के बयान में भी दिखती है, कैंडिडेट्स के सिलेक्शन में भी दिखेगी। अब मीना जी, अभी तो इनके प्रदेश अध्यक्ष बेंगलोर में गए हैं स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए, जो कि देखिए दिल्ली के केजरीवाल भी गए थे प्रधानमंत्री के सलाह पर। अब वो भी देखिए स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, क्योंकि वो 10 दिन की छुट्टी पे गए। अब लौट के जब आएंगे, स्वस्थ ज़्यादा होके आएंगे, तो निश्चित रूप से आप देखिए, आप ये निर्णय तो देखिएगा सचिन पायलट के स्तर पर होना है बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। यहाँ जयपुर में कोई निर्णय नहीं होना है, निर्णय दिल्ली में होना है। अब देखिए निश्चित तौर पर निर्णय तो पार्टी स्तर पर किया जाना है, क्योंकि आपको देखिएगा कि ये पता है कि कांग्रेस की स्थिति बांसवाड़ा में तो महेंद्रजीत मालवीय को हराने के लिए इनको कुछ भी समझौता करना पड़ा, तैयार हो गए कि महेंद्रजीत मालवीय को तो रोको, और उन्होंने रोक पाने में सफल भी हो गए, चाहे किसी के माध्यम से रोकने का प्रयास किया। अब देखिए कि बीजेपी किसको खड़ा करेगी, तो देखिए सुशील कटारा का नाम चल रहा था, अब ताराचंद भगोरा की बात बार बार जो कह रहे हैं, ये तो देखिए दोनों ही आदिवासी पार्टी से हारने वाले हैं, जीतने वाले तो है नहीं। दीपक जी को ज्यादा जानकारी होगी, क्योंकि मैं तो इतना दूर बैठा हूँ। लेकिन जो स्थितियां बनी हुई है,
निश्चित तौर पर डूंगरपुर बांसवाड़ा जो सीमावर्ती इलाका है, देखिए गुजरात से भी लगता है और मध्य प्रदेश से भी लगता है करीब करीब वो, तो उस इलाके में एक नई उपज पैदा हो गई है। देखिए आदिवासी पार्टी मेरे ख्याल में तो भारत में राजस्थान के यहीं से जीत के गए हैं राजकुमार रोत। तो पहली बार राजकुमार रोत, क्योंकि एक दूसरी बार विधानसभा में चुन करके आया था, पहले बार विधानसभा में उसने अच्छी परफॉर्मेंस होकर के दिखाई थी, मैं भी उनके साथ बैठा करता, डिबेट की थी मैंने भी, लेकिन उसकी स्थिति सुधार होता जा रहा है। लेकिन ये बात सही है कि जब भी राज्यसभा के चुनाव होते थे वो सत्ताधारी पार्टी के साथ चला जाता था। अब भी देखिएगा राजकुमार रोत की स्थिति ये है कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार के साथ रहना पसंद ज्यादा करेगा। वो उसको मालूम है कांग्रेस से तो जी एक तो रूट शांति जब आप कहते हैं कि सचिन पायलट को तय करना है, तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा है और पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, क्या इन दोनों को इग्नोर करके ये 5 सीट पर कैंडिडेट्स आपको लगता है कि सिर्फ सचिन पायलट के सहमति से दिए जाएंगे? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जो समर्थित लोग उसके जीते हैं 3 लोग, तो उनको तो निर्णय सचिन पायलट को करना है। 2 पर तो क्योंकि वो भी जानते हैं कि हम जीत नहीं पाएंगे नागौर और देखिए 84 में, तो निश्चित रूप से वो कहेंगे जो निर्णय करना है कर लो, मैं तैयार हूँ आपके साथ। तो देखिए दोनों जगह गठबंधन की बात इसलिए हो रही है कि कांग्रेस चुनाव जीत नहीं सकती, इसलिए कांग्रेस चाहेगी कि किसी तरह से, अब देखिए भाजपा बीजेपी को के रथ हराना। को किसी तरह से रोकें। बीजेपी के विधायक किसी भी सूरत में नहीं आए विधानसभा में। ये जो 5 विधायक बनने हैं, ये 5 विधायक किसके आते हैं? एक पर आरएलपी मजबूत है, दूसरी पर बाप पार्टी मजबूत है, 3 सीट पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला होना है। दौसा की अगर बात करें, ऋषभ शर्मा जी, यहाँ पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा फैक्टर कितना काम करेगा? कैंडिडेट का सिलेक्शन में उनके पसंद और नापसंद की कितनी अहमियत होगी? इस लोकसभा में जो हार मिली है उनको, उसके बाद में क्या अब भी विधानसभा के लिए वो उतनी ही ताकत से लगेंगे कि उनके कैंडिडेट को यहाँ पर टिकट मिले? देखिए, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी सर्व समाज के एक बहुत बड़े लीडर हैं और खुद नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के टाइम पे नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी के साथ में रोड शो किया था दौसा के अंदर, और रोड शो में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी के स्टेटमेंट थे, सभाओं में स्टेटमेंट थे कि यदि दौसा से भारतीय जनता पार्टी की सीट नहीं निकलती है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा मंत्री पद से। हालांकि उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं किया है। प्रेम सिंह बाजोर ने भी इस तरह से कहा था कि इस्तीफा दे दूंगा अगर 25 सीटें अगर राजस्थान में नहीं आई। प्रेम सिंह बाजोर जी का भी पता नहीं है। तो कहने का मतलब सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता। हमारे जो बड़े नेता हैं वो सिर्फ सभाएं करते हैं, लेकिन वो एक वोटर तक उनकी पकड़ नहीं। और जब तक भारतीय जनता पार्टी का संगठन दौसा में मजबूत नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी संगठन की 15 साल से कि यहाँ पर कई गुट बने हुए और गुटबाजी का फायदा कांग्रेस को मिलता है हमेशा, और कांग्रेस उसका फायदा उठाती है। सचिन पायलट साहब का क्षेत्र है, राजेश पायलट साहब ने लोकसभा चुनाव लड़ा है, तो उनका क्षेत्र यहाँ बनता है। तो गुर्जर मतदाता जो है वो सचिन पायलट साहब के साथ है। ऐसे में यहाँ से मुरारी लाल मीणा ने लगातार 2 बार चुनाव जीता, 2 बार विधानसभा और 3 बार लोकसभा, और तीनों के अंदर गुर्जर मतदाताओं ने उनको वोट किया। प्लस लास्ट टाइम लोकसभा चुनाव अभी तो हाल में हुआ है, उसके अंदर आरक्षण और संविधान बदलने का जो मुद्दा था वो भी इस बार हावी। तो एससी वोट, गुर्जर वोट प्लस मुस्लिम वोट, ये वोट एक तरफा कांग्रेस और मीणा वोट तो चुनाव लड़ रहे थे, तो एक तरफा ये वोट सारे कांग्रेस के अंदर गए और मुरारी लाल जी मीणा को 2,37,000 वोटों से उन्होंने चुनाव जीता। राहुल तो गांधी ये जो लोकसभा में मोमेंटम बना है, इतना माहौल बना है कांग्रेस पार्टी ने और खास करके मुरारी लाल मीणा ने जो बनाया है, परिवार का यहाँ पर मसला श्याम सुंदर जी बता रहे हैं, उनकी पत्नी और परिवार के लोग अगर मैदान में उतरते हैं कोई, तो यहाँ पर भी बीजेपी के लिए मुश्किल होगी आपके हिसाब से ऋषभ जी? नहीं, मुश्किल तो होगी। हालांकि मुरारी लाल परिवार से किसी को बढ़ाएंगे, तो परिवार से बढ़ाते तो खुद समाज कोष व्याप्त हो जाएगा, क्योंकि कोई एमएलए कोई को मीणा समाज स्वीकार, ऐसा मीणा समाज के लोगों से चर्चा तो बोलते हैं टिकट दिया गया तो हम इसका विरोध करेंगे और हम किसी नहीं करके आए। तो ऐसा मेरा
ऐसी गलती कर्मी पत्नी को बेटी विधानसभा का, मुझे लगता है वो जी। किसी नए व्यक्ति को ही और तो बीजेपी को किस रणनीति के तहत काम करना चाहिए कि इन 5 सीट में से कहीं कोई संभावना नजर आ जाए? दीपक जी, अगर हम 84 सीट की बात करें, बीजेपी कौन सी रणनीति से काम करे यहाँ पर कि उनको मुकाबला में, मतलब कम से कम मुकाबले में तो नजर आए? बड़ा अजीब सवाल है मीना जी आपका। मैं आपको बता चुका हूँ कि जिसको युवा कहते हैं वो यहाँ वायु बन चुका है। और सबसे बड़ी चीज है राजपुरा जी, गहलोत साहब ने जो भी किया था या जो खेल उन्होंने रचाया था अन्य क्षेत्रों की तरह, वो बांसवाड़ा भी काफी प्रभावित हुआ। अगर कांग्रेस जमाने में गहलोत जी का हाथ था तो कांग्रेस को मिटाने में भी उनका ही हाथ है। और वो जो बीज तैयार किए गए थे, चाहे आप डूंगरपुर जिला अध्यक्ष के झगड़े देख लो कांग्रेस के, या आरोप प्रत्यारोप देख लो, दिनेश खोडनिया, ताराचंद भगोरा, इन सारे झगड़ों को आप देख लो, तो एज ए पत्रकार मैं आपको बता रहा हूँ कि वास्तविक स्थिति तो ये है कि इन लोगों ने खुद ने जो बेस तैयार किया उसमें न तो भाजपा कोई रणनीति तैयार कर सकती है और न कांग्रेस कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी जो पन्ना प्रमुख से लेके बड़े बड़े दावे करती थी, सारे दावे यहाँ साफ हो चुके हैं कि किसी के पास कोई संगठन स्तर की कोई भी चीज नहीं है। चुनाव परिणाम बता रहे, मैं नहीं बता। तो ये जो तस्वीर है, तो दूसरा नाम ढूंढने जाएंगे, पूरी तरह ढूंढना से दिख रहा है पूरी। जी दीपक जी बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। जी, सुशील कटारा के सिवा अगर दूसरा नाम ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेगा। ताराचंद भगोरा के सिवा दूसरा नाम ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों ने किसी को भी आगे नहीं बढ़ने दिया। और मैं पहले भी आपको बात बता चुका हूँ कि हरदेव जोशी थे तब भी एक छत्र साम्राज्य की तमन्ना थी और आज भी है, और इसी का परिणाम है कि बाप पार्टी फल फूल रही है। तो आज कैंडिडेट आप पूछ लो, आपके सामने करणपुरिया जी बैठे हुए, करणपुरिया जी बता दे 3 नाम ये पैनल में हमारे पास में है, नहीं बता पाएंगे जी, क्योंकि कारण है कि ताराचंद जी बताएं। दीपक जी, कांग्रेस पार्टी में पैनल तैयार करने का काम ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष के स्तर पे किया जाता है। वो एक्सरसाइज शुरू होने दो, 3 नाम भी बताएंगे, कैंडिडेट भी बताएंगे, थोड़ा तसल्ली रखिए। अभी सूचना जारी हुई है राजपुरा जी, हम तो पूरी तसल्ली रख, मेरी बात सुन लीजिए। आप जो बात कह रहे हैं ना, संगठन को कभी कोई महत्व नहीं दिया जाता है। ये आपका जैसे भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रक्चर वहां से होता है ना पन्ना प्रमुख से, तो कांग्रेस में भी ब्लॉक अध्यक्ष नाम के होते हैं, आपका कोई बनाया हुआ नहीं होता है। आप खुद देख लो, गहलोत सरकार थे, सचिन पायलट से विवाद हुआ, क्या हुआ? जो लोग राहुल गांधी ने जिनको चुन के भेजा था, जिनको चुनाव से जो जीते हुए थे, उन सभी अध्यक्षों को हटा दिया। इसलिए आप ये बात गलत बात मत करो, आप इसको स्वीकार करो कि आपकी पार्टी ने गलती करी। करणवीर जी मेरी बात सुनिए। करणवीर जी एक बात बताइए। दीपक जी जिस स्थिति की वहां पर कहानी हमें बता रहे हैं, वहां बैठकर वो जो देख रहे हैं कि आंधी चल रही है वहां पर बाप पार्टी की युवाओं की, और बीजेपी और कांग्रेस दोनों जो है वहां पर अपने कैंडिडेट्स के नाम बताने में भी सक्षम नहीं है, क्योंकि लीडरशिप तैयार नहीं की। बड़े नेता इलाके के बन गए, चाहे महेंद्रजीत सिंह मालवीय हो, चाहे सुशील कटारा हो, चाहे कोई और हो, लेकिन लीडरशिप तैयार नहीं होने से, लोगों के बीच में कनेक्ट नहीं रहने से ऐसी स्थिति हुई है बांसवाड़ा में। आप महसूस करते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा में कि उनकी बात में सच्चाई है, और सच्चाई के साथ जब आप जमीन पर जाएंगे तो बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। मीना जी, कांग्रेस पार्टी ने युवा की, आदिवासी की, महिला की सभी बातों को सुना है, गौर किया है। अभी मैं आपको बताऊंगा, ब्लॉक अध्यक्ष गणेश गोगरा हमारे यहाँ थे डूंगरपुर से, और उनको टिकट दी थी, वो विधायक चुन के आए थे। तो अभी दीपक जी कह रहे थे कि संगठन से कोई नेता निकल के नहीं आ रहा, तो गणेश गोगरा जी उसका सीधा साधा उदाहरण है। वो भी एक आदिवासी परिवार से, आदिवासी हमारा भाई है, और वो हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और संगठन के माफिया ही वो विधायक बने, और उन्होंने सफलतापूर्वक डूंगरपुर के आदिवासियों की आवाज को बुलंद किया। तो मैं आपको फिर गोगरा जी से पहले कौन विधायक था आपको पता है? सीट किसके पास थी आपको पता है? तो एक युवा चेहरा उस स्थिति में सामने लाया गया जब आपके पास कोई विकल्प नहीं था। आपका तैयार किया हुआ कोई चेहरा नहीं है, माफ करना है।
वो हमारी ब्लॉक अध्यक्ष थे, वो हमारी यूथ अध्यक्ष रहे हुए हैं और फिर वो हमारे यूथ के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। जी जी, तो मैं आपको मैं तो आपको एक सेकंड आप बात सुनिए, संगठन मेरी बात सुन लो। एक चीज मैं साफ कर दूं आपको, दो चीजें यहाँ चल रही है। ट्राइब एरिया है, 73% ST SC के लोग रहते हैं। ओके, अब आप यहाँ पे आपका संगठन जो बनाते हो उसके अंदर के सामान्य वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया जाए, ठीक है। 73% लोगों को छोड़ के आप सामान्य वर्ग को प्रतिनिधित्व देते हो और उस आधार पे आपके ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष या दूसरे पदाधिकारी तैयार करते हो, तो निश्चित रूप से ऐसी आग तो लगनी है भाई। आप कितना भी कर लो, ब्लॉक अध्यक्ष कह दो, लेकिन ब्लॉक अध्यक्ष होता कौन है? जिसको विधायक कहता है वो ब्लॉक अध्यक्ष बनता है। ये प्रक्रिया है कांग्रेस की। जी श्याम जी, मैं एक बार सर की अगर बात करूं, जिसकी अभी हमने चर्चा उतनी नहीं की है, दीपक जी जो वहां पर 84 की स्थिति बता रहे हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा की, वो स्पष्ट है, वहां पर ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो मार्जिन है हनुमान बेनीवाल की खुद की जीत का, इस समय लोकसभा में कोई बहुत बड़ा नहीं है। विधानसभा में वो अकेले विधायक चुनकर आए, विधानसभा में भी उन्होंने 77 कैंडिडेट खड़े किए, लेकिन कुछ परफॉर्म ज्यादा नहीं कर पाए। निश्चित रूप से वोट उन्होंने लिए हैं और सेंधमारी की है बीजेपी के वोट बैंक में, लेकिन इस वक्त खीमसर की सीट बीजेपी निकाल सकती है अगर आरएलपी अकेले जाती है। अब देखिएगा मीना जी, राजनीति में जीत सबको चाहिए, हार किसी को नहीं चाहिए। खीवसर से अब अगर हनुमान बेनीवाल कांग्रेस का समर्थन लेके चुनाव लड़ते हैं तो स्थिति मजबूत रहेगी, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन ज्योति मिर्जा बार बार देखिएगा, वो चुनाव हारने के बाद फिर से धारना शुरू कर दिया है। उसने कह दिया कि हमारे लोगों के चक्कर लगा रहे हैं, एनडीए में आने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिएगा, उसने हनुमान बेनीवाल ने कहा ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ना कांग्रेस के अभी तक हनुमान बेनीवाल ना तो देखिए खड़गे साहब से मिलने गए, ना अभी तक वो केसी वेणुगोपाल से या किसी लीडर से मिलने नहीं गए, वो दिल्ली में जा चुके। अब स्थिति ये बनती है कि वो अभी तक ये देख रहे हैं कि कांग्रेस का अगर सहारे की जरूरत पड़ेगी तो उन्होंने अभी ये नहीं कहा है। देखिए, लोकसभा के अंदर उन्होंने कहा गठबंधन किया, विधानसभा में कोई गठबंधन नहीं है, इसलिए वो इंडिविजुअल स्तर पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस भी चाहेगी किसी तरह से ज्योति मिर्जा चुनाव नहीं जीते, क्योंकि ज्योति मिर्जा कांग्रेस को छोड़ के गई है। तो इसलिए देखिएगा, वो प्रक्रिया ऐसी है। अब हनुमान बेनीवाल को विश्वास है या तो अपने भाई के ऊपर या अपनी पत्नी के ऊपर, और किसी के ऊपर मेरे को लगता है नहीं, क्योंकि उनकी पार्टी को तोड़ने का काम किया है। कांग्रेस ने देखिएगा कि हनुमान बेनीवाल की कमर तोड़ी है, मजबूत नहीं की है। तो ये गठबंधन की बात बार बार कहते हैं। अब देखिए, बाड़मेर में उसके व्यक्ति को लेकर के चुनाव लड़ा दिया। हरीश चौधरी के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कराने वाले हनुमान बेनीवाल थे, जो कि देखिएगा कि कैलाश चौधरी के साथ मिलकर के जो मारपीट हुई थी, उसके बाद उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था पार्लियामेंट में, जिस प्रकार से बहुत समय तक चला था सारा मामला। तो इसका मतलब है कि वो हनुमान बेनीवाल आहत है कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ले गई, मेरे संगठन को तोड़ने का काम बीजेपी ने किया। और देखिएगा, नहीं कांग्रेस ने किया, सॉरी बीजेपी ने, कांग्रेस ने किया। तो कांग्रेस की स्थिति, और नहीं बीजेपी में तो प्रदेश अध्यक्ष तो बीजेपी लेके गई है ना, जो राज गर्ग है वो तो देखिए बीजेपी ले गई। कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ने हनुमान बेनीवाल के को तोड़ने का काम किया। बहुत रणनीति के तहत हनुमान बेनीवाल को खत्म किया गया है दोनों प्रमुख दलों के द्वारा। अब सवाल यही है कि इस चुनाव में जो बाइपोल है, इसमें क्या वो अपना एक विधायक बचा पाते हैं? उसमें ये समझ में आ रहा है कि अगर वो कांग्रेस के साथ जाते हैं तो ही विधायक बच सकता है। अब कांग्रेस के साथ जाने पर विधायक अपना बचाने की स्थिति में हनुमान बेनीवाल कैसे आते हैं, और अगर कांग्रेस के साथ चले जाते हैं उस वक्त भी क्या बीजेपी के लिए कोई संभावना बचती है अगर वो साथ चले जाते हैं तब भी? क्योंकि मैं फिर वही बात बोल रही हूँ कि लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के साथ थे, लेकिन वोट परसेंटेज और वोटिंग मार्जिन जो है जीत का, वो कोई बड़ा नहीं है। ये बात तो सही है, वो तो देखिएगा जीत गए, नहीं भी जीतते, बहुत सारी चीजें तो हराने की स्थिति बन रही थी। ज्योति मिर्जा ने तो किसी भी कीमत पे हराने की कोशिश की, लेकिन नहीं आ रहे, वो बार बार ज्योति मिर्जा को हरा पाने में सफल हो गए। अब देखिएगा, आने वाली राजनीति में देखिएगा जो उपचुनाव होंगे राजस्थान में, 5 उपचुनाव होंगे, बहुत सारे संदेश देकर जाएंगे। ये देखिए, करोड़ीलाल मीणा जो कि कह रहे थे, देखिए ऋषभ जी कह रहे थे कि उनकी जिंदगी का फैसला ये उपचुनाव भी करेगा,
क्योंकि उनका भाई कांग्रेस से चुनाव लड़ेगा या बीजेपी से लड़ेगा अभी तय नहीं है। अगर कांग्रेस से चुनाव लड़ता है तो फिर राजपुरा जी कहेंगे कि वो तो जिता के तो हम लाएंगे, क्योंकि वो पहले भी लोकसभा के चुनाव जब बीमार हो गए थे मुरारी लाल मीणा, तो वही उसी को वो खड़ा नहीं पाए और रुक गया वो किसी तरह से। तो आज करोड़ी लाल मीणा की स्थिति बड़ी नाजुक है कि वो अपने भाई को या तो करेंगे दौसा से खड़ा या फिर वो करेंगे सवाई माधोपुर से खड़ा। अब नरेश मीणा को कहां से कांग्रेस खड़ा करेगी? मुझे पता है कि वो सवाई माधोपुर से खड़ा करने की कांग्रेस के साथ बड़ी अलग तरह की स्थिति बनी हुई है, इसलिए कांग्रेस बहुत आराम से निर्णय कर पाएगी। मुझे नहीं लगता कांग्रेस के अंदर धड़ेबाजी आज भी जीवित है, क्योंकि अशोक जी आजकल स्लिप टेस्ट के कारण घर पे आराम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इन 5 सीट पर बीजेपी की रणनीतिक सूझबूझ से बीजेपी के लिए प्लस अगर हो सकता है तो उसमें सबसे पहली सीट दौसा हो सकती है अगर बीजेपी रणनीति से चुनाव लड़े। वहां पर कुछ संभावनाएं बीजेपी के लिए है, जैसे बांसवाड़ा में कम है, जैसे खीमसर में कम है, वैसे दौसा में तुलनात्मक रूप से बीजेपी जो है वो, क्योंकि सीधी फाइट है, दौसा, झुंझुनू और टोंक में, निवाई में सीधी फाइट है। तो इन सीधी 3 जगह पर बीजेपी अपने कैंडिडेट की सिलेक्शन पे रणनीति के तहत, क्योंकि सत्ता में है, मुख्यमंत्री की परीक्षा है, दूसरी बड़ी परीक्षा है, तो इन 3 सीट पर जहां सीधा मुकाबला है वहां बीजेपी क्या करे कि अपने कम से कम फाइट में आए, कम से कम दिखे कि हाँ ताकत लग रही है, क्योंकि कांग्रेस तो पूरी ताकत लगाएगी ही। देखिए मीना जी, दौसा में कम से कम समन्वय नहीं हुआ। करोड़ी लाल मीणा या जसकौर मीणा या बाकी के लोग जो बैठ करके आपस में समन्वय बना करके अगर करोड़ी लाल मीणा के भाई को दौसा से खड़ा कर देते हैं तो फाइट में आ सकती है बीजेपी, इसमें दो राय नहीं। अब देखिएगा कि वहां पर बार बार बात आ रही है कि टोंक सवाई माधोपुर देखिए देवली उनियारा में किसको खड़ा किया जाए। अब देखिएगा वहां पे भी स्थिति आ रही है कि बैसला विजय बैसला को खड़ा किया जाए या उनकी बहन सरिता बैसला को खड़ा किया जाए या विक्रम को खड़ा किया। अभी तक देखिए बीजेपी की स्थिति जब तक क्लियर नहीं है, तो इसलिए देखिए मुख्यमंत्री जी सपना जरूर देखते हैं। 2 उपचुनाव हार चुके हैं मुख्यमंत्री जी अब तक। देखिए सबसे पहले तो मंत्री बनाने के बाद चुनाव नहीं जीत पाए थे करणपुर का, और उसके बाद फिर चुनाव पता ही नहीं पड़ा कि बगीडोरा का चुनाव, उपचुनाव, विधानसभा का उपचुनाव हुआ, उसकी चर्चा अभी होती नहीं है कि सत्ताधारी पार्टी केवल 11 लोकसभा नहीं हारी है, विधानसभा भी हारी है। तो इसलिए देखिए चर्चा नहीं होती, क्योंकि कांग्रेस चर्चा क्यों नहीं करती मुझे नहीं पता। कांग्रेस की स्थिति इतनी मजबूत है नहीं जितनी कहते हैं, क्योंकि वो भी हिस्सेदारी में बटी हुई है। आज की स्थिति में कौन किसका फैसला कैसे हो जाएगा कुछ पता नहीं पड़ रहा अभी। तो देखिए जिस तरह की स्थितियां बनी राजस्थान, आपके सामने भी वही चुनौती है, पार्टी की आंतरिक जो गुटबाजी है, अंतर कलेश है, आपस में बड़े नेताओं का अपने कैंडिडेट को यहाँ पर टिकट दिलवाने की जो जद्दोजहद होगी, उससे बचेगी पार्टी इस बार? ये मीडिया का परसेप्शन है मैडम, कोई मीना जी कोई आंतरिक कलह नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के अंदर शानदार परिणाम दिए हैं और उम्मीद के राजपुरा जी एक बार तुम सचिन पायलट को कहो कि चाय पी ले कम से कम अशोक गहलोत के साथ, अगर अंतर कलह नहीं है तो चाय पिलवा दो आप उनके साथ। जरूर आपको चाय वाली फोटो जल्द ही भेजी जाएगी। हम विशेष अनुरोध करेंगे कि मीडिया के साथियों को, मीना जी और हमने तो दोनों सचिन पायलट से बात कर चुके हैं, वो तो चाय पीना चाहते ही नहीं है अशोक गहलोत के साथ। बिल्कुल जब तो उसके बेटे के चुनाव में गए ही नहीं, उनके बेटे के चुनाव प्रचार करने नहीं गए। तो श्याम सुंदर जी ये उनका निजी विषय, वो कहाँ गए कहाँ नहीं गए, पार्टी ने उन्हें जहाँ भेजा। निजी विषय कैसे हो सकता है? पार्टी का बुलाया नहीं गया था, बुलाया नहीं गया था सचिन पायलट जी को, बुलाया नहीं गया था सचिन पायलट जी को, बुलाया नहीं गया था। उन्होंने कहा भी था, और ये विवाद आ चुके, मैं नहीं बता रहा हूँ, जो अखबारों में आया है, चैनलों पे आया है, सब आ चुका है कि उनको बुलाया नहीं गया। पार्टी ने जो प्रोग्राम बना सचिन पायलट जी, वो तो अमेठी ने राजनीति करके दिखा दी। अमेठी में जो कुछ कहा, दूसरे राज्यों में तो पायलट की मांग थी और आपके उधर नहीं थी। ये गजब बात है पाराशर जी, करणपुरिया जी। शोध का विषय है दीपक जी कि दूसरे राज्यों में मांग थी, उनका उस लिस्ट में नाम था, या पर्सनल कैंडिडेट से सचिन पायलट का रेपो था और वो अपने खर्चे से गए थे। ये भी एक मुद्दा है कि पार्टी ने उन्हें दूसरे राज्यों में भेजा था, या वो अपने, क्योंकि उन्हें एक राष्ट्रीय नेता के रूप में अपनी पहचान बनाए रखनी है, अपने आप को जीवंत रखना है। और ये अच्छी बात है, कोई नेता अगर अपनी कैपेसिटी में इतना कर पाता है,
लेकिन सवाल ये है कि क्या पार्टी ने उन्हें बुलाया था या वो खुद अपनी इच्छा से गए थे। बहरहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हमारी हर दिन कोशिश होती है कि जो कुछ आज समाज में हो रहा है, 5 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दूसरी बड़ी परीक्षा है। लोकसभा चुनाव में 11 सीट हार गए हैं। इन 5 सीट में से कितनी सीट वो खुद बीजेपी के लिए निकाल पाते हैं, और जो 5 की सीट है, पांचों पर अलग अलग तरह की गणित है। 3 पर सीधा मुकाबला है कांग्रेस पार्टी से, 2 पर अलायंस के साथ है। तो ऐसे में बीजेपी के कैंडिडेट सिलेक्शन, पुराने नेताओं को साथ लेना, बगावती और जो इस वक्त सुर्खियों में विवादों में जो नेता लोग हैं उनको साथ लेना, और उसके बाद कैसे इस चुनाव को लड़ते हैं मुख्यमंत्री और पार्टी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन आने वाले दिनों में कुछ दिनों तक बार बार इस पर चर्चा होगी। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।